ये तो आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज कर दिया गया है और उसको लागू कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम होते हैं। उनकी सरकार ने, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट है, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज और लागू कर दिया है पूरे उत्तराखंड के अंदर। और उससे क्या क्या तब्दीलियां और क्या क्या फवाइद या क्या क्या नुकसानात होंगे वो भी आप तमाम हजरात के सामने है। लेकिन मैं आपको एक चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस पर रद्द अमल दिया है जमईयत ने, और जमईयत की तरफ से हजरत सैयद मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुमुल आलिया ने तीन बातें उन्होंने बहुत अहम कही हैं। वैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन तीन बातों को मैं उनकी पॉइंट आउट करूंगा और बताऊंगा कि खास तौर से तीन बातें क्या हैं। लेकिन उसके जवाब में गोया के उसके अपोजिट जगदीप धनखड़, जो हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के स्पीकर भी हैं, उन्होंने इस पर क्या पलटवार किया है, गोया के पलटवार करते हुए उन्होंने क्या कहा है, बहुत सारी बातें कही हैं। तीन बातें उनकी भी मैं आपके सामने रखूंगा और जगदीप धनखड़ का भी वीडियो दिखाऊंगा और यूसीसी को नाफिज करते हुए पुष्कर सिंह धामी का भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके नेतृत्व में ही हमने विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो संकल्प लिया था उसको पूर्ण करने में हम सफल रहे हैं। यानी कि कल अर्थात हमने 27 जनवरी से राज्य में यूसीसी कानून लागू कर दिया है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, आप तमाम हजरात जरा कमेंट में लिख करके बताइएगा कि किसी स्टेट की गवर्नमेंट को ये किसने राइट और इजाजत दी है कि वो मुल्क के कानून के एक आर्टिकल यानी 25, 26 और 29 को तब्दील और चेंज करके दूसरा कानून लागू कर दे। ये किसने इजाजत दी है? इस तरीके से क्या संविधान के अंदर ये प्रावधान है? क्या उसकी इजाजत है या नहीं है? आप कमेंट में लिख करके बताएं। मुझे बड़ी अजीब सी बात लग रही है, ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर। बहरहाल मैं आपको मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुमुल आलिया की तीन बातों को भी आपके सामने रख रहा हूं और उसके जवाब में जगदीप धनखड़ की बातों को भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, वीडियो भी दिखाऊंगा। पहली बात तो मौलाना अरशद मदनी ने यह कही है कि ये मामला इस्लामियात का नहीं है या इस्लामी कानून का नहीं है, बल्कि ये संविधान का मामला है। ये संविधान के ऊपर आंच आ रही है, जहां पर 44 नंबर के आर्टिकल की बात की जाती है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मशवरा दिया गया है, वो गाइडलाइन नहीं है, सिर्फ मशवरा है कि आप इस तरीके से एक कानून बना सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में तीन आर्टिकल मौजूद हैं, 25, 26 और 29, जिसमें हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हर आदमी को मजहबी आजादी हासिल है। वो अपने मजहब का प्रचार प्रसार भी कर सकता है, उस पर अमल भी कर सकता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है। वो किसी तरीके पर जो है अपने मजहब की आजादी में और उसको फॉलो करने में किसी भी चीज का पाबंद नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ 44 नंबर के आर्टिकल को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और दिखाया जाता है कि देखो इसकी भी इजाजत है। और शायद इसी के तहत उत्तराखंड के अंदर ये यूसीसी को यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लागू कर दिया गया है। दूसरी बात, जमईयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने ये कही है कि हमारा जो कानून है, हमारा जो निजाम दीन है और फैमिली लॉ है, वो आसमानी लॉ है, आसमानी कानून है। वो किसी आदमी का, किसी संस्था का, किसी तंजीम कमेटी का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि वो आसमानी और अल्लाह की जानिब से अता करदा हमारे लिए तोहफा है। वो अल्लाह की जानिब से बनाया हुआ है, उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती है। और तीसरी और सबसे अहम बात मौलाना अरशद मदनी ने यह कही है कि हम इस फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चैलेंज करेंगे और नैनीताल हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज करेंगे। दोनों कोर्ट के अंदर हम इसको चैलेंज करेंगे और इसको रोकने की और इसको जो है मनसूख कराने की, बदलने की कोशिश करेंगे। हमारी जमईयत उलमाए हिंद इस पर जो है मजबूती के साथ काम करेगी और हमारी वकला की टीम जो है, जो वकीलों की और एडवोकेट्स की टीम है, उसकी तश्कील हो चुकी है, उसका गठन हो चुका है और उसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट और नैनीताल हाई कोर्ट में जाएंगे। तो ये तीन बातें थी जो वादे के मुताबिक मैंने आपको बताई हैं मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुमुल आलिया के ताल्लुक से। लेकिन जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सांसद भी होते हैं और हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने
राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर अपने भाषण के दरमियान में ये क्या कहा है, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन 3 बातें उसमें ज्यादा अहम है। वो 3 बातें क्या हैं? जगदीप धनखड़ ने कहा कि बहुत अच्छे संकेत हैं, बहुत अच्छा इशारा है कि उत्तराखंड सरकार ने 44 को, यानी 44 आर्टिकल नंबर 44 को संविधान की कॉपी और किताब में से निकाल करके जमीनी स्तर पर, जमीनी सतह पर उसको नाफिज किया है। ये बहुत अच्छा इशारा है। दूसरी बात ये कही है कि ये सिर्फ उत्तराखंड के अंदर नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होकर के रहेगा। ये कौन कह रहा है? ये राज्यसभा के जो है स्पीकर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। तीसरी सबसे अहम बात जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि जो भी इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं और इसको गलत करार दे रहे हैं कि नाफिज नहीं होना चाहिए था, उनकी तमाम बातें जहालत पर मबनी है और कुछ लोग सियासत का जो है फायदा उठाने के लिए इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने इसकी मुखालफत की है, आमतौर से मुसलमान ही इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो तमाम मुसलमानों को जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के स्पीकर, उन्होंने ये कह दिया कि ये तमाम के तमाम जाहिल हैं और ये जो है सियासी फायदे के लिए काम कर रहे हैं। गोया के मौलाना अशर मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने जो सुप्रीम कोर्ट और नैनीताल हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है उसको जहालत पर मबनी बताया गया है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की जानिब। आप अंदाजा लगा लीजिए मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की सिचुएशन है, क्या साजिशें रची जा रही हैं, किस तरीके से एक जो है कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और एक कम्युनिटी को इस बात का संदेश, मैसेज और पैगाम दिया जा रहा है कि आप जो है कुछ भी कीजिए, आपका जो है कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। बहरहाल इस तरीके की सिचुएशन है। क्या कुछ कहा है जगदीप धनखड़ साहब ने, वो आप जो है सुन लीजिए, उनका ये बयान मैं आपको सुनवा रहा हूं। हमारे जहन में राजनीति ने इतना घर कर दिया है कि वो जहर का रूप ले चुकी है। राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रवाद को तिलांजलि देते हुए हम पलक भर भी नहीं झपकते हैं, चिंतित होते हैं। How can anyone oppose promulgation of Uniform Civil Code? You study it. You study the debates of the Constitutional Assembly. You study how many times the Supreme Court of the country has so indicated. We have to see the challenges.